हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास, क्लास 10th का है, जिसका कि हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर है, इस चैप्टर की वीडियो का एक पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने जैसे कि पहले पढ़ा था भूमंडलीकरण के बारे में, जिसको वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, कि किस प्रकार पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और अपने साथ वो अनेक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, अपनी संस्कृति वो साथ ले जाते थे और साथ में उनकी संस्कृति भी सीखते थे। इस प्रकार धीरे धीरे विश्व एक जुड़ने लगा, एक गांव की तरह बनने लगा और विश्व का वैश्वीकरण होने लगा। अब हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार और किन बातों के सहयोग से इस वैश्वीकरण को, इस भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिलता है। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि विश्व अर्थव्यवस्था जब शुरू हुई या विश्व व्यापार जब शुरू हुआ, उसमें किस प्रकार वैश्वीकरण बढ़ा या किस प्रकार दुनिया एक दूसरे के पास आती है। बात उस समय की है जब पूरे दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही थी। यूरोप के हर देश की जनसंख्या बढ़ रही थी और हर देश क्या कोशिश कर रहा था कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो सके। उसी प्रकार यदि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन की भी आबादी उस समय बढ़ रही थी। हर व्यक्ति, हर देश ये कोशिश कर रहा था कि खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो सके, क्योंकि जब आबादी बढ़ती है सबसे पहले क्या डिमांड आती है? खाद्य पदार्थों की डिमांड आती है। तो हर व्यक्ति, हर देश यही सोच रहा था कि उनके देश में खाद्य पदार्थों की मात्रा या तो वहाँ पैदा हो या फिर आयात बढ़ जाए, ताकि देश के लोग को खाना मिल सके, खाद्य पदार्थों की पूर्ति हो सके। परंतु यदि मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। उन्होंने खाद्य पदार्थों की पूर्ति पर ध्यान नहीं दिया, या फिर ये कह लीजिए अगर वो ये काम करते कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में लग जाते तो उनके लोगों का, वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर नीचे गिर जाता। अब इस बात के पीछे का कारण क्या है? यानी मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ कि खाद्य पदार्थों की पूर्ति करने लग जाते तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर नीचे गिर जाता। कैसे? तो जैसे कि हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही आती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने का कारण भी यही था कि उन्होंने खाद्य पदार्थों की पूर्ति ना करके उद्योगों की तरफ ध्यान दिया। लेकिन हुआ क्या, कैसे, ये आज हम देखते हैं। क्या था कि जैसे जो ब्रिटेन के अंदर जो मक्का था, जिसे कॉर्न बोलते हैं, या जो और खाद्य पदार्थ थे, वो ब्रिटेन के अंदर जो पैदा होते थे वो महंगे मिलते थे, और जो बाहरले देशों से आते थे, आयात होते थे, वो सस्ते होते थे। अब बात आती है कि अपने देश में पैदा होने वाली चीज़ वो महंगी है और बाहर से आने वाली सस्ती, ऐसा कैसे हो गया? आप लोगों के दिमाग में भी ये बात होती होगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यदि आप लोग मार्केट में जाते हो, यदि आप बोलते हो कि इंडिया का बना हुआ फ़ोन दे दीजिए, इंडिया का बना हुआ मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, या इंडिया की बनी हुई जैसे हम जो ये दिवाली पर लाइटें लगाते हैं वो दे दीजिए, तो आपको क्या होता है? महंगी मिलेंगी ये चीज़ें। लेकिन यदि आप चाइनीज़ सामान लेकर आते हो तो वो आपको सस्ता मिल जाता है, जबकि वो भारत का बना हुआ नहीं था। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी जो खाद्य पदार्थ पैदा हुआ वो बहुत महंगा मिलता था, लेकिन जो बाहर से आता था वो सस्ता मिलता था। तो जो ब्रिटेन के बड़े बड़े जमींदार थे, कृषक थे, उन्होंने क्या मांग की कि जो ब्रिटेन के अंदर खाद्य पदार्थ आयात होता है उस पर रोक लगा दी जाए, यानी कॉर्न लॉ की मांग करते हैं। कॉर्न लॉ मतलब हम मक्का को कॉर्न बोलते हैं, और ब्रिटेन में कौन सा कानून पास होता है? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ का मतलब क्या था कि मक्का कानून पर पाबंदी, यानी क्या, जो बाहर से मक्का आता है उसके आयात पर रोक लगा दी गई। ऐसा कॉर्न लॉ ब्रिटेन में लागू हुआ। अब इस कॉर्न लॉ का क्या प्रभाव पड़ता है? जब बाहर से मक्का आना बंद हो जाता है, जो देश के अंदर मक्का मिल रहा है वो तो और भी महंगा हो जाता है, क्योंकि बाहर से आ नहीं रहा और मक्का की कमी हो जाने की वजह से मक्का वहाँ महंगा मिलने लग जाता है। तो क्या प्रॉब्लम आती है? जो लोग थे, आम जनता या पूरे देश में प्रॉब्लम आ जाती है खाद्य पदार्थ की। तो जो वहाँ की जनता थी उन्होंने
सरकार के ऊपर दबाव डाला कि जो आपने कानून बनाया है कि बाहर से आयात पदार्थों पर पाबंदी लगाई है उसको समाप्त कर दिया जाए ताकि उन लोगों को खाद्य सामान मिल सके। तब सरकार ने उनके दबाव में आकर कानून को बंद कर दिया और आयात से पाबंदी हटा ली। अब इस कानून के पास होने से क्या हो जाता है, जब मक्का कानून पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसको हटाने से क्या हो जाता है, जो आयातित खाद्य पदार्थ है जो वो सस्ते हो जाते हैं और सस्ते होने के कारण क्या हो जाता है, उपभोग स्तर बढ़ जाता है। उपभोग स्तर बढ़ जाता है यानी वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के जो दुनिया थी, उनको अब आसानी से खाद्य पदार्थ मिल सका और उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है। अब ये तो चीज़ हो गई कि ठीक है वहाँ पर जो वहाँ खाद्य पदार्थ आ जाता था उससे उपभोग स्तर बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान क्या हुआ। नुकसान क्या होता है बच्चे कि जो बाहर से सामान आता है वो तो सस्ता है और जो यहाँ पर पैदावार हो रही है वो महंगी है। किसानों का जो पैदावार है वो लोग कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर क्या धीरे धीरे जो छोटे किसान थे वो खेती करना बंद कर देते हैं। किसान खेती करना बंद कर देते हैं, वो अपना गांव अपना शहर छोड़कर बाहर की तरफ कमाने के लिए भागने लगते हैं। कोई देश छोड़ता है, कोई अपना गांव छोड़ता है, यानी शहरों की तरफ भागते हैं। जब किसान खेती करना बंद कर देता है तब वो कुछ तो करेगा, तब वो कहाँ जाएगा, वो उद्योगों में जाएगा, वो व्यापार करेगा। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आ जाती है। जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आती है इसकी वजह से क्या, लोगों की आय बढ़ना शुरू हो जाती है। जब लोगों की आय बढ़ना शुरू हो जाती है तब क्या, तो वो आयत जो सामान बाहर से आता है उसको भरपूर मात्रा में खरीदते हैं। अब खाद्य पदार्थों के आयत में क्या हो जाती है बच्चे, वृद्धि हो जाती है। जब खाद्य पदार्थों के आयत में वृद्धि हो जाती है, अब ब्रिटेन में तो खाद्य पदार्थ पैदा नहीं हो रहे, वहां तो औद्योगिक क्रांति आई हुई है। तब ब्रिटेन का पेट भरने के लिए, ब्रिटेन के लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप जैसे देशों में खेती होनी शुरू हो जाती है। जैसे वो अपने देश के लिए खेती तो कर ही रहे थे, जब डिमांड और बढ़ जाती है कि उनकी खेती, जो उनकी खाद्य पदार्थ हैं, जो उनकी फसलें हैं वो अन्य देशों में जा रही हैं, तब वो अपनी खेती को और बढ़ा लेते हैं। यानी ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए अब जमीनों को साफ किया गया। अब वहां पर क्या किया गया, खेती शुरू की गई। अब सिर्फ जमीनों को साफ करने से भी कुछ नहीं बनता था, खेती करने से, यदि हम यहाँ से कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तब क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें रेलवे की जरूरत पड़ेगी, हमें बंदरगाह की जरूरत पड़ेगी, हमें नई नई गोदियों की जरूरत पड़ेगी, हमें क्या पड़ेगी, जलपोतों की जरूरत पड़ेगी। यानी इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ फिर, अब लोगों के, किसानों की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जमीनें बढ़ा दी गई, खेती बढ़ा दी गई। खेती बढ़ाने के लिए लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी। लोगों की जरूरत बढ़ाने के लिए, लोगों को श्रम को पूरा करने के लिए अब एक जगह से दूसरी जगह तक लोग ले जाए जाते थे और वहां पर बसाकर नई बस्तियां बनाई गई, नए घर बनाए गए। क्या था ये पूंजी व श्रम का प्रवाह कहलाया। पूंजी व श्रम का प्रवाह यानी खेती करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य पदार्थ ले जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी, पूंजी की भी ज़रूरत थी। इस पूंजी को कहाँ से, लंदन जो एक बड़ा अच्छा शहर था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या थे, पूंजीपति लोग थे, उन लोगों ने अपनी पूंजी लगाई और पूंजी लगाकर पैसा कमाया। यानी श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह चल रहा था। इस प्रक्रिया में यदि मैं बात करूं सिर्फ यूरोप की, तो लगभग 5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो 15 करोड़ के लगभग लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी आप सोच लीजिए, यदि 15 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर रहेंगे, तो ये वैश्वीकरण में कितना बढ़ावा देता है, ये भूमंडलीकरण में कितना बढ़ावा देता है। एक संस्कृति
संस्कृति दूसरी संस्कृति तक पहुंचती है, एक खाद्य पदार्थ चलकर दूसरे देश तक पहुंचता है, एक तकनीक चलकर दूसरे देश तक पहुंचती है, कितना बढ़ावा और कितना सहयोग मिला होगा इन सब चीज़ों से भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण में। आगे हम देखते हैं कैनाल कॉलोनी। अब कैनाल कॉलोनी कई बार पेपर में आ जाता है कि कैनाल कॉलोनी से क्या तात्पर्य है, या फिर पेपर में ये आ जाता है कि कैनाल कॉलोनी क्या भारत में भी कहीं थी, क्या ब्रिटिश वालों ने भी भारत में कहीं कैनाल कॉलोनी का एक्सपेरिमेंट किया था। जो ये नाटकीय बदलाव चल रहा था ये भारत में भी चल रहा था। भारत में कैसे चल रहा था, एक जो पंजाब हमारा राज्य था, उस समय तो पंजाब और पाकिस्तान इकट्ठे ही थे। पंजाब का जो अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र था वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, गेहूं कपास की फसल पैदा करवाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमेशा अपने फायदे का ही सोचती थी। ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए था, अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था, क्योंकि भारत का बना हुआ कपास सबसे बेहतरीन था, भारत का सूती कपड़ा सबसे अच्छा था। तो ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ से कपास उगवाते थे जो कि उनको लगभग फ्री के बराबर ही पड़ता था। यहाँ से कपास उगाते थे और अपने देश में वहाँ लेकर जाते, सूती कपड़ा बनाते थे और यहाँ पर बेचते थे। तो फिर क्या हुआ, तो पंजाब में उन्होंने क्या किया, जो कैनाल कॉलोनी का मतलब नहर के पास पास की बस्तियां, पंजाब में नहरों के पास पास उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर लोगों को बसाना शुरू कर दिया। वहां पर बस्तियां बसानी शुरू कर दी ताकि वहां पर लोगों से खेती करवाई जा सके। यहाँ गेहूं की खेती करवाई गई, कपास की खेती करवाई गई, यहाँ तक कि रबड़ की खेती भी यहाँ पर जो ब्रिटिश वाले हैं उन्होंने करवाई। एक ऐसा ही असम के बगानों में चाय की खेती करवाने के लिए भी इसी प्रकार की बस्तियां वहां पर इन्होंने बसाई। तो हम कहेंगे कि कैनाल कॉलोनी का एक्सपेरिमेंट भी ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में किया था। उसके बाद हमारा टॉपिक बनता है तकनीक की भूमिका। अब तकनीक की भूमिका क्या, अब इस वैश्वीकरण में भूमंडलीकरण में तकनीक की भूमिका कहाँ से आ जाती है। तकनीक मतलब विज्ञान की भूमिका, तकनीक मतलब खोज की भूमिका, तकनीक मतलब आधुनिकीकरण की भूमिका, वो कैसे आ जाती है। अब तकनीक की भूमिका, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो यातायात और परिवहन के साधन तो अपने आप बढ़ जाते हैं। यातायात और परिवहन के साधनों में क्या किया गया, सुधार किया गया। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अर्थव्यवस्था का बढ़ना, व्यापार का बढ़ना, इस चीज के लिए मैंने पहले बताया जैसे नए नए रेलवे लाइनें बनाई गई, सड़कें बनाई गई। अब इन सब चीजों के लिए तकनीक तो जरूरी थी ही। जब तक तकनीक नहीं थी तब तक व्यापार नहीं बढ़ता, आप सब जानते ही हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बुक में दिया हुआ है मांस का निर्यात, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मांस का निर्यात। तकनीक का इस निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1870 तक तो मांस जो यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देशों में जाता था वो बहुत कम मात्रा में जा पाता था। मांस कहाँ से जाता था, अमेरिका से। अमेरिका में बहुत ज़्यादा पशु पाए जाते थे और अमेरिका से कहाँ जाता था, यूरोप में जाता था। कैसे जाता था, जो हमारे जहाज हैं, जल में चलने वाले जो हमारे जहाज हैं उनके अंदर पशुओं को भेजा जाता था। अब इतनी दूर की यात्रा पे कुछ पशु तो बीमार हो जाते थे या फिर कुछ पशु क्या थे, कमज़ोर पड़ जाते थे या मर जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत कम मात्रा में पशु पहुँच पाते थे और वहाँ पर मांस कम मिलता था, जो अमीर लोग ही खा पाते थे, यानी मांस महंगा था, गरीब जनता नहीं खाती थी। तब क्या हुआ, 1870 के बाद क्या हुआ, रेफ्रिजरेशन युक्त जहाज बन गए, जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं यानी फ्रिज कहते हैं, जैसे वो रेफ्रिजरेशन युक्त जहाज बन जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो चीज़ें, जो वस्तुएं जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं वो उनमें रखने से खराब नहीं होती। अब इसका सबसे बड़ा फायदा किस चीज़ को होता है, मांस को होता है। अमेरिका से जो पशु चलकर यूरोपीय कंट्रियों में जाते थे वो बंद हो गए। अब क्या जाता है, जो वेस्टेज पदार्थ था वो वहीं पर फेंक दिया जाता था और केवल मांस को भरकर जहाज़ों में वो यूरोपीय देशों में ले जाया जाने लगा। इससे क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में मांस वहां पहुंचता था, जिसकी वजह से वहां के आम जनता को, आम लोगों को भी मांस खाने को मिला और उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है। जब खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो जाती है, जब लोगों को भरपेट भोजन मिलना शुरू हो जाता है,
तब क्या सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पर पड़ता है? देश के अंदर शांति स्थापित हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे समाप्त हो जाते हैं। यानी तकनीक की भूमिका से क्या बढ़ता है? मांस का व्यापार बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? देश के अंदर शांति स्थापित हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक बनता है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। अब 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद कैसे शुरू हुआ? उपनिवेशवाद का सबसे पहले तो अर्थ बताती हूँ। उपनिवेशवाद का अर्थ यह है कि जो बड़े बड़े यूरोपीय या जो शक्तिशाली राज्य थे, शक्तिशाली देश थे, वो जिस देश में जो कमज़ोर देश थे उनके पास खनिज पदार्थों की भरपूर मात्रा में होते थे, उनके पास जिनके पास खनिज पदार्थ होते थे उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। अब उपनिवेश की जरूरत क्यों हुई या उपनिवेशवाद क्यों आया? ये रीजन क्या था? व्यापार बढ़ गया, ठीक है, व्यापार में वृद्धि हो गई, विश्व अर्थव्यवस्था की निकटता आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, उद्योगों में सामान बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस चीज के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? मंडी की जरूरत थी। उद्योगों में सामान बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, खनिजों की जरूरत थी। तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के शक्तिशाली देशों ने क्या किया? देश के अंदर अपने जो उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना शुरू कर दिया। खोज तो पहले ही हो चुकी थी, खोज मतलब अमेरिका की खोज हो चुकी थी, भारत की खोज हो चुकी थी, बहुत सारे अन्य देशों की खोज हो चुकी थी। यूरोप के देशों को अब तक पता चल चुका था कि किन देशों में खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो उन देशों की तरफ जाने लगे जहां पर बहुत अच्छा बाजार मिल सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ? उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है। जो साम्राज्यवादी देश थे उनके द्वारा सबसे बड़ा उपनिवेश कहाँ बनाया गया? अफ्रीका में बनाया गया। अफ्रीका में उपनिवेश कैसे बनाया गया? अफ्रीका में किसी एक शक्ति द्वारा उपनिवेश नहीं बनाया गया। अफ्रीका में यूरोप के अनेक देशों द्वारा अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों पर अधिकार किया गया। यदि आप अफ्रीका के नक्शे को देखेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे फूटे के द्वारा वहां लाइनें खींच ली गई कि यह एरिया मेरा है, यह एरिया मेरा है। क्या हुआ था 1885 की बात है ये बच्चे। 1885 में यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियों ने बर्लिन में एक बैठक की। उस बैठक में क्या किया? उन्होंने अफ्रीका के अलग अलग जगहों को आपस में बांट लिया कि यह एरिया मेरा है, यह एरिया मेरा है। यहाँ पर अफ्रीका को उपनिवेश बनाया गया। और कौन? बेल्जियम और जर्मनी ने भी अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि 1890 में अमेरिका ने भी अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए। जहां एक तरफ तकनीक आ रही थी, जहां एक तरफ व्यापार बढ़ रहा था, औद्योगिक क्रांति बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों के आजीविका के साधन भी छीन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों की स्वतंत्रता भी छीन रही थी। यदि मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका के लोगों का जीवन कैसा था? उपनिवेश बनाने से पहले हम देखते हैं कि जो अफ्रीका के अंदर जब यहाँ उपनिवेश बनाना शुरू कर देते हैं तब एक बीमारी आ जाती है, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग एक पशुओं में फैलने वाली ऐसी बीमारी थी जो एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेजी से फैलती थी, यानी आग की तरह अफ्रीका में यह बीमारी फैल गई। अब अफ्रीका के अंदर यह बीमारी क्यों फैलती है? अफ्रीका के अंदर यह बीमारी फैलने से अफ्रीका के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से साम्राज्यवादी देशों को क्या लाभ होता है, ये हम देखते हैं। इसमें क्या हुआ? जो अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर अनेक देशों का कब्जा हो चुका था। अब ये चीज़ तो थी नहीं कि इन देशों का सिर्फ अफ्रीका के ऊपर ही कब्जा हुआ था, ये देश तो अनेक दूसरे देशों के ऊपर भी कब्जा किए हुए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ब्रिटेन को लगा लीजिए, ब्रिटेन का कब्जा एशियाई देशों में भी था और ब्रिटेन का कब्जा अफ्रीका पर भी हुआ था। तब ये एशियाई देशों से अनेक पशुओं को ले जाकर अफ्रीका में भी छोड़ते थे, वहाँ पर अपने काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए
एक जगह से दूसरी जगह पर तो आना जाना होता ही था। यदि मैं अफ्रीका की थोड़ी ही हिस्ट्री पहले आपको बताती हूँ, अफ्रीका के लोगों का जीवन स्तर कैसा था, ये अफ्रीका के लोग कैसे अपने जीवन व्यतीत करते थे। अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ज़मीन थी और बहुत ज़्यादा पशु भी पाए जाते थे, लेकिन जनसंख्या उनकी मुकाबले में बहुत कम थी। इसलिए अफ्रीका के लोगों का जीवन पशुओं पर और ज़मीन पर निर्भर था। वो वेतन के लिए काम नहीं करते थे, यानी कभी भी उन्होंने वेतन के लिए काम नहीं किया और उनको लगता भी नहीं था कि वेतन की क्या ज़रूरत, ऐसा अफ्रीका के लोग सोचते थे। परंतु जब क्या हुआ, जब यहाँ पर बहुत सारे देशों ने अपना कब्जा कर लिया, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो अफ्रीका के लोग हैं वो वेतन पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि इन लोगों को तो उनसे खानों में काम करवाना था, खदानों में काम करवाना था, रेलवे लाइनों पर काम करवाना था, सड़कें बनवाने के लिए काम करवाना था, और अफ्रीका के लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इन्होंने अनेक कानून बनाए। इन्होंने क्या कहा कि आपके ज़मीनों पर इनकी हक कर लिया, अधिकार कर लिया कि आपको इन ज़मीनों का टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में कर डाल दिया, और वो भी नगद के रूप में, ताकि ये मजबूर होकर अपने उनके वेतन भोगी बन सके। उन्होंने जो ज़मीन थी उनके उत्तराधिकार के कानून ही बदल दिए। उन्होंने क्या कहा कि इसके उत्तराधिकार के कानून सिर्फ जो बड़ी संतान होगी, यानी जो बड़ा पुत्र होगा, सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र जिसे हम कहते हैं, उसको ही इस पर अधिकार होगा, बाकी पुत्रों को इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। उन्होंने लोगों को बाहर निकलना बंद कर दिया। ऐसे कानून बना दिए गए जिसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत कठिनाई आ सके और उनके वेतन भोगी बन से उनके कारखानों में काम करने के लिए वो मजबूर हो सके। ऐसे कानून यूरोपियों ने बनाए। इसी बीच क्या हुआ, जो एशियाई देशों से पशु लाए जाते थे, उनके साथ जो पशु आए थे उनके अंदर एक रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग जैसी बीमारी भी अफ्रीका के पशुओं में फैल गई, और यह बीमारी इतनी तेजी से फैलती है कि 1897 तक अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने तक यह बीमारी फैल गई और अफ्रीका के 90% पशु इसने अपनी चपेट में ले लिए, यानी अफ्रीका के 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। जब अफ्रीका के 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है, बाकी जो पशु बचते हैं वो यूरोपीय देश अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों को पता था कि इनका जीवन पशुओं पर निर्भर है। यदि हम इनसे ये चीज़ ही हटा देंगे तो इनकी मजबूरी बन जाएगी उनके लिए काम करना। जब उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहा, अफ्रीका के लोगों के पास रोजी रोटी के साधन खत्म हो जाते हैं, फिर क्या होता है कि अफ्रीका के ऊपर यूरोपियों का कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है और अफ्रीका एक उपनिवेश बन जाता है यूरोपीय देशों का इस बीमारी की वजह से। या फिर कह लीजिए कि इनकी निर्भरता पशुओं पर समाप्त कर दी गई ताकि वो उनके लिए काम कर सके, उनके यहाँ से खनिज पदार्थ अपने यूरोपीय देशों में ले जा सकें। आगे अब हम भारत की बात करते हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, या फिर हम कह लीजिए कि भारत से जो लोग थे, जो श्रमिक थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाए गए और क्यों ले जाए गए। भारत के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल जाती है। जब ब्रिटिश शासन था यहाँ पर, तो जो बागानों में काम करवाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रेल मार्ग निर्माण करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाया जा रहा था। जहां एक और तकनीक हो रही थी ना, जहां पर यानी एक और तकनीक का प्रभाव पड़ रहा था विश्व के ऊपर, वहां दूसरी तरफ मनुष्यों को दासों की तरह प्रयोग किया जाने लगा, मनुष्यों को पशुओं की तरह प्रयोग किया जाने लगा। जहां एक तरफ व्यापार बढ़ रहा था, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, वहां दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। जहां एक तरफ लोग अमीर हो रहे थे, वहां दूसरा तबका गरीब होता जा रहा था। यानी क्या, असंतुलन वाला वातावरण हो चुका था। जहां एक तरफ दुनिया ऊपर जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरा तबका बहुत नीचे भी आ रहा था। जो नीचे आने वाला तबका था, इसके जीवन में बहुत कष्ट हुए, यानी इनको पशुओं से भी बदतर जीवन जीना पड़ा। उस समय में क्या हुआ, भारत में भी
बागानों में काम करवाने के लिए, सड़कों पर काम करवाने के लिए, रेल मार्गों पर काम करवाने के लिए भारत के श्रमिकों को, या फिर हम अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं इनको, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा। इनके साथ क्या किया जाता था? 5 वर्ष का एग्रीमेंट किया जाता था। अब एग्रीमेंट क्या था? इनको कहा जाता था कि आपको एक दूसरे देश में जब जाना पड़ता है, वहां पर अपने मालिकों के अंडर 5 वर्ष तक काम करना पड़ेगा और उनका काम समाप्त करने के बाद आप अपने देश में आ सकते हैं, ऐसा इनको कहा गया। अब श्रमिकों को दूसरे देश में जाने का कारण क्या था? ठीक है, वहां पर तो ये काम करने थे, उनको ये बताया गया एग्रीमेंट ये चीज करनी है, लेकिन वे जा क्यों रहे थे भारत से? और ज्यादातर कहां से जा रहे थे मजदूर? हमारे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के या फिर सूखा क्षेत्रों से ये लोग वहां जा रहे थे। अब जाने का कारण क्या था? क्योंकि औद्योगिक क्रांति, जैसे कि हमें पता चला है कि औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तकनीक बढ़ चुकी थी, मशीनें आ चुकी थी। इसकी वजह से जो भारत का कुटीर उद्योग है वो समाप्त हो जाता है। जमीनों को साफ करवाया गया, वहां पर ज्यादा ज्यादा फैक्ट्रियां बनाई गई, रेलवे लाइनें बिछाई गई। जो लोगों की छोटी छोटी जमींदार थे, छोटे छोटे किसान थे, उनकी जमीनें ही समाप्त हो गई। और जब जमीनें समाप्त हो जाती हैं, वो दूसरों की जमीनों को भाड़े पर ले लेते हैं, परंतु उनको पास उनका कर चुकाना या उनका भाड़ा देना बड़ा मुश्किल हो गया था। लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा था और जिसकी वजह से लोगों का जीवन स्तर है वो नीचे गिर गया था और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। यहाँ पर इतना ज़्यादा कष्टकारी जीवन था कि उनको लगता था इससे बेस्ट है कि हमें दूसरे देशों में जाना चाहिए, वहाँ कमाना चाहिए। यदि आज भी हमसे कोई पूछ ले या किसी को बोल दे कि आपको लंदन ले जाया जाए, आपको अमेरिका ले जाया जाए, तो दूसरा एकदम से तैयार हो जाता है। उस समय भी ऐसा ही हुआ जब लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गए थे और उनका जीवन बहुत कष्टकारी हो चुका था। तब उनको लग रहा था कि जो दूसरे देश हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा उद्योग है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्य है, तो उनको लगा कि हाँ, हमें दूसरे देशों में जाकर अपना काम ढूंढना चाहिए। अपने जो जीवन को आप अच्छा बनाने के लिए उनको ये वाला जो ऑप्शन था ये उनको ज़्यादा बेटर लगता है। तो अपने देश से कहाँ कहाँ श्रमिक जाते हैं? त्रिनाद में, गुयाना में, सूरीनाम में, मॉरिस और फिजी जैसे देशों में इनको ले जाया जाता था। अब मजदूरों की भर्ती कौन करता था? मालिकों के एजेंटों के द्वारा उनकी भर्ती की जाती थी। जो ये एजेंट थे ना, ये बड़े मतलब चालाक होते थे, लोगों को अपनी बातों में बहला फुसला कर वहां पर ले जाते थे। ये कुछ नहीं बताते थे उनको कि आपका काम कैसे करना है, उनको ये बता, किसी को बोल देते कि तुम्हें दूर समुद्री यात्रा पर जाना पड़ेगा, वहां का वातावरण बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा झूठ उनसे बोला गया, जितना ज़्यादा उनसे कहा गया, वो उतना ज़्यादा उनको बोलते थे ताकि वो जाने के लिए राजी हो जाएं। वहां पर जाने के लिए कभी उनको ये नहीं बताया कि वहां जाकर किस प्रकार के कष्ट आपको सहन करने पड़ सकते हैं। अगर ये चीज बता देते तो ये तो कभी भी ना जाते। यानी एजेंटों के द्वारा उनको मनाया गया। यदि कोई नहीं मानता था तो उसका अपहरण भी किया गया। यानी क्या था ये तो नई दास प्रथा शुरू हो गई। यदि अपहरण किया जाता है, यदि उनको एजेंटों के द्वारा झूठ बोला जाता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको ले जाया जाता है, तो ये तो दास प्रथा ही थी। यानी इसको हम नई दास प्रथा का नाम भी दे सकते हैं। इस दास प्रथा को जब ये शुरू हुई थी तब लोगों को काम करवाने के लिए अन्य देशों में ले जाया गया। वहां जाकर जब लोगों को खदानों में काम करना पड़ा, जब इतनी गंदगी वहां थी और जो वहां काम करने का वातावरण था वो भी बहुत गंदा था, उस कष्टकारी जीवन में इनको काम करना पड़ा। इनको ये लगा इससे अच्छा तो हमारा देश था, कम से कम हम वहाँ पर तो थे, वहाँ से ना ये भाग सकते थे। यदि कुछ लोग अपने इस कठिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए जंगलों की तरफ भागते थे और वहाँ अगर पकड़े जाते थे तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। फिर भी क्योंकि अब जहाँ चले गए वहाँ इनको रहना पड़ा। इस कठिन जीवन के बावजूद भी मजदूरों द्वारा अपने आनंद के नए नए तरीके ढूंढ लिए गए। क्या तरीके ढूंढ लिए गए? क्योंकि जब ये गए यहाँ की संस्कृति से उनकी संस्कृति में ये मिल जाते हैं,
अपनी संस्कृति, साथ में उनकी संस्कृति, एक नई संस्कृति का जन्म होता है। कुछ हमारी, कुछ उनकी संस्कृति मिलने से एक नई संस्कृति बन जाती है और वहाँ पर ये अपने आनंद के लिए चीज़ें ढूंढ लेते हैं। जैसे क्या था, होशे का मेला, यानी जो त्रिदाद मुहर्रम वार्षिक जुलूस हुआ करता था, उसको भारतीयों ने क्या बदल दिया, होशे के मेले के रूप में बदल दिया। जिस प्रकार भारत में अनेक मेले लगते हैं, उसी प्रकार उन्होंने इस जुलूस को, इस मुहर्रम को एक मेले के रूप में बदल दिया। एक दूसरा क्या था, रास्ताफरियानावाद। रास्ताफरियानावाद यानी क्या, जो विद्रोही धर्म जमैका के गायक बाबा कार्ले थे, उनको बहुत श्रेष्ठ बना दिया गया, उनकी वहाँ पर बहुत पूजा की जाने लगी। एक क्या था, चटनी म्यूजिक। ये कहाँ पर शुरू किया गया, त्रिनिदाद गुयाना में चटनी म्यूजिक नाम का एक महोत्सव, एक संस्कृति महोत्सव शुरू किया गया। यानी भारतीयों ने अपने जीवन को आनंद रूप बनाने के लिए, क्योंकि ये वहीं पर रह चुके थे, उसी देश को अपना मान रहे थे, उन्हीं की संस्कृति को अपना बना रहे थे, तो अपने आनंद के लिए ये लोग वहाँ पर अपने तरह के, जिस प्रकार भारत में मेले लगते थे, महोत्सव होते थे, ये वहाँ पर मनाने लगे। आज भी क्या था, कुछ लोग भारत में आते थे वहाँ से और फिर दोबारा वहीं चले जाते थे, और जो श्रमिक गए हुए थे अधिकतर वहीं पर बस गए थे। हमें भी अगर कहीं अफ्रीका के या किसी अन्य देश के लोगों के कुछ नाम हमारे देश के लोगों के जैसे मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो श्रमिक गए हुए थे, जो यहाँ से श्रमिक गए हुए थे, वहाँ पर उनको क्या किया गया, वहीं पर बस गए और वहाँ उनके वंशज आज हमें वहाँ पर मिलते हैं। जो मैं ये बता रही थी ना कि नई दास प्रथा जो शुरू हुई थी, तो इसे 1921 में भारत में खत्म कर दिया गया था। यहाँ के नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया कि वो बाहर से श्रमिक नहीं ले जा सकती, इसकी वजह से इसको भारत में 1921 में खत्म कर दिया जाता है। आज भी उन देशों में भारतीय श्रमिकों को कूली कहा जाता है और उनसे कूली का कार्य भी करवाया जाता है। हमारा ये आज का चैप्टर मैं यहीं तक ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।